भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष मेरे नौजवान साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर संजीव बालियान जी, संसद में मेरे साथी श्री राजेंद्र अग्रवाल, श्रीमान सत्यपाल सिंह, कुंवर भारतेंद्र सिंह, प्रदेश के महासचिव स्वतंत्र देव सिंह, उपाध्यक्ष अश्विनी त्यागी जी, श्रीमान भूपेंद्र सिंह, श्रीमती कांता करदम जी, करुणेश नंदन गर्ग जी, भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान संगीत सोम, सांसद श्रीमान ओम बिरला जी, श्रीमान जसवंत सैनी जी, विजय पाल जी तोमर, श्री रविंद्र भड़ाना जी, देवेंद्र सिंह जी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री जितेंद्र पाल सिंह, शिव कुमार राणा जी, श्रीमान सोमेंद्र तोमर जी, श्रीमान हरिकांत आहलूवालिया जी, श्रीमान विजयपाल कश्यप जी, योगेश धामा जी, सत्येंद्र तोमर जी, मंजू शिवाज जी, विजयपाल जी, केपी मलिक जी, कपिल देव अग्रवाल जी, उमेश मलिक जी, प्रमोद उंतवाल जी, सतवीर त्यागी जी, दिनेश खटीक जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज फिर से एक बार मेरठ की इस पवित्र धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। देश के आजादी के आंदोलन को देखा जाए तो 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ से अंकित है और जिस 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम का बिगुल इसी मेरठ की धरती पर से बजा था। मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बजाने के लिए मुझे भी मेरठ की धरती से आरंभ करने का अवसर मिला है। उस समय अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई थी, इस समय गरीबी से मुक्ति की लड़ाई है। उस समय विदेशी ताकतों से खिलाफ लड़ाई थी, इस समय भ्रष्ट ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। उस समय गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान पर
कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ाई थी, इस समय निर्दोष किसानों की जमीन कब्जा करने वाले माफियाओं के खिलाफ लड़ाई है भाइयों। और इसलिए ये लड़ाई भ्रष्टाचार कर करके, माफियागिरी करके, गुंडा राज चला करके, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को राजनीतिक आश्रय देने वालों के खिलाफ ये लड़ाई है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के पास हिंदुस्तान का अव्वल दर्जा बनकर राज्य बनने का सारी ताकत पड़ी हुई है। यहां पर प्राकृतिक संसाधन है, गंगा यमुना जैसे पवित्र धाराएं हैं, हमारे मेहनतकश किसान हैं, संकल्पबद्ध नौजवान हैं, कुछ कर गुजरने का मादा रखने वाला ये उत्तर प्रदेश। भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश को ऐसा रख करके हम देश का भला नहीं कर सकते। क्या कारण है? उत्तर प्रदेश के नौजवान को रोजी रोटी कमाने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़ करके, बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपने खेत खलिहान छोड़ करके, गांव परिवार यार दोस्त छोड़ करके शहरों में गंदी नालियों के पास झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारना का मजबूर करना, ये कितना बड़ा पाप उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप उत्तर प्रदेश के लोग, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। और आपने मुझे जो काम दिया है, मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। मोदी के नाम पर कोई कलंक है क्या? कोई कलंक है क्या? देश का नुकसान हुआ हो ऐसा कोई काम किया है क्या? देश को सर झुकाना पड़े ऐसा कोई काम किया है क्या? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने मुझे जो भरोसा दिया, उत्तर प्रदेश ने मुझे जो प्यार दिया, मैंने उत्तर प्रदेश की इज्जत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मुझसे जो हो सकता है करने में कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश, मुझे उत्तर प्रदेश का अभी भी कर्ज चुकाना शेष है। 2.5 साल में दिल्ली में आपने मुझे बिठाया, बहुत सारे गरीबों के, मध्यम वर्ग के, नौजवानों के, दलित पीड़ित शोषित के, किसानों के, महिलाओं के ढेर सारे काम किए। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और करना बाकी है। मैं उत्तर प्रदेश में
कितना ही चाहूं अच्छा करने के लिए, लेकिन अगर यहां रुकावटें पैदा करने वाली सरकारें बैठी रही तो दिल्ली से जो लाभ पहुंचाना है वो लखनऊ में अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा। ये लोग जिन्होंने अब तक उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने दिया, उनके पास अटक जाएगा कि नहीं अटक जाएगा। ये जब तक लखनऊ में बैठी हुई उत्तर प्रदेश की सरकार को घर नहीं भेजते हैं, दिल्ली से जो भेज रहा हूं वो आप तक पहुंचेगा नहीं। इसलिए इनको हटाना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, ये हमारा मेरठ आजादी के दीवानों को जन्म देने वाली धरती, स्वतंत्र सेनानियों को जन्म देने वाली धरती, यहां जो खेल कूद के साधन बनते हैं, हिंदुस्तान का नौजवान मेरठ के खेल कूद के साधनों के ऊपर अपनी जिंदगी लगा देता है, जूझता है, भारत को विजयी बनाता है। यही तो मेरठ की धरती है। वहां पर बजने वाला बैंड हिंदुस्तान भर के लोगों को झूमने की ताकत देता है। भाइयों, ये मेरा मेरठ है। यही मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास का प्रवेश द्वार है। औद्योगिक नगरी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी शान बान शान पैदा करे, इतनी ताकत मेरठ में है। लेकिन मेरठ का हाल क्या है? कोई सामान्य नागरिक शाम को जिंदा घर लौटेगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? क्या कारण है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, निर्दोष व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, निर्दोष नागरिकों को मार दिया जा रहा है। और ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है। उत्तर प्रदेश में हत्या करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी वो राजनीतिक आश्रय से पली बड़ी है। गुंडाओं को आश्रय देने वाले, गुंडागिरी को आश्रय देने वाले, क्या ऐसी सत्ता को हटाना है कि नहीं हटाना है? सुख चैन की जिंदगी जीना है कि नहीं जीना है? निर्दोषों को बचाना है कि नहीं बचाना है? मां बहन की इज्जत बचानी है कि नहीं बचानी है? भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर के यात्राएं निकाल करके उत्तर प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है उस पर भाषण दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? ये कांग्रेस वाले एक रथ यात्रा निकाल करके गांव-गांव जाकर के ये सपा को गालियां दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? उत्तर प्रदेश की सरकार गुंडागिर्दी करती है, वो कहते थे कि नहीं कहते थे? ये लोग बेईमान है, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया, ये कहते थे कि नहीं कहते थे? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि आप उनके गले लग गए?
भाइयों बहनों, राजनीति में गठबंधन तो हमने देखे हैं, लेकिन ऐसा गठबंधन पहली बार देखा जो सुबह शाम एक दूसरे के खिलाफ, और आज से नहीं, पिछले कई दशकों से एक दूसरे को खत्म करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज गले लग करके बचाओ बचाओ बचाओ। भाइयों बहनों, जो खुद को बचा नहीं सकते वो उत्तर प्रदेश को क्या बचा पाएंगे। देश की जनता ने जिन्हें हिंदुस्तान में से साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी कहीं देखने के लायक नहीं रखा। वो कैसे बचा सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के लोग तो भली भांति जानते हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इनको उत्तर प्रदेश के भाग्य से कोई लेना देना है क्या? भाइयों बहनों, ये चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। ये चुनाव स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम, घोटाले, स्कैम के खिलाफ ये भाजपा की लड़ाई है। और स्कैम का मेरा मतलब है SCAM। स्कैम का मतलब है SCAM। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती। उत्तर प्रदेश तय करे, आपको स्कैम चाहिए कि भाजपा का चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए? भाइयों बहनों, भाजपा की लड़ाई स्कैम के खिलाफ है। स्कैम का मतलब है S समाजवादी, C कांग्रेस, A अखिलेश, M मायावती, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब तक उत्तर प्रदेश को स्कैम से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश में सुख चैन के दिन लौट करके नहीं आएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके पास विशेष आग्रह करते हुए आया हूं। मैं जरा सपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, उनके साथ गठबंधन करने वालों से पूछना चाहता हूं
और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश की कितनी ही मदद करना चाहूं, लेकिन अगर इस सरकार में दम नहीं होगा, इस सरकार में इरादा नहीं होगा, तो या तो वो रुपये कहीं और चले जाएंगे या तो वो रुपये ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाएंगे। क्योंकि इनको उत्तर प्रदेश का भला नहीं करना है, उनको तो गोटी बिठा करके अपनी सरकार बचानी है। आपने 2 महीने पहले देखा होगा, ये सपा के नेता कह रहे थे फलाना भ्रष्टाचारी है, फलाना एंटी सोशल है, फलाना खनन माफिया है, इसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूं। और इस चुनाव में आपने देखा होगा 2 महीने पहले जिनको उन्होंने खनन माफिया कहा, गुंडागिर्दी की सरदारी करने वाला कहा, जमीनों का माफिया कहा, ये सपा वालों को उनको टिकटें क्यों देनी पड़ी? इस चुनाव में ऐसे लोगों को टिकट देने के लिए क्यों मजबूर हुए? और इसलिए भाइयों बहनों, इनके इरादे नेक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, गरीबों को बीमारी में सरकार की तरफ से मदद मिले, माताओं बहनों को बीमारी में मदद मिले, इसलिए भारत सरकार ने करीब 4000 करोड़ रुपया ये यूपी सरकार को आरोग्य की सेवाओं के लिए, अगर बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं तो उनको मदद करने के लिए दिए। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि 2014-15 में 4000 करोड़ में से 2500 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं कर पाए और उसका भी हिसाब अभी तक देने से कतराते रहते हैं। 2015-16 में हमने सोचा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, बीमारी के कारण मध्यम वर्ग का इंसान भी आर्थिक संकट में आ जाता है, तो हमने मदद 4000 करोड़ से बढ़ा करके करीब 7000 करोड़ कर दी। मुझे दुख के साथ कहना है कि 7000 करोड़ करने के बाद भी साल बीत गया, 2017 आ गया, लेकिन भाइयों बहनों 7000 करोड़ में से भी 2800 करोड़ से ज्यादा पैसे गरीबों के लिए खर्च नहीं कर पाए। जरा उत्तर प्रदेश सरकार बताएं, क्या लोग बीमार हो, दिल्ली में बैठी हुई सरकार पैसे देती हो? कौन सी राजनीति थी कि आप इन पैसों को गरीबों की दवाई के लिए भी खर्च नहीं करते थे? आप देखते थे हमारी वोट बैंक वाला आएगा तो पैसे देंगे, लेकिन हमारी वोट बैंक वाला नहीं आएगा तो भले बीमार रहे, भले वो सड़ता रहे, उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसके कारण ये पैसे पड़े रहे। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या बीमारी की भी जात होती है क्या? क्या बीमारी का भी वोट बैंक होता है क्या? कोई भी बीमार हो उसको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमारी में उसका हाथ बटाना चाहिए कि नहीं बटाना चाहिए?
लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार हर चीज वोट बैंक की तराजू से तोलती रही है और उसका नतीजा यह है कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के भाग्य को ये लोग रुकावट बने हुए हैं। भाइयों बहनों, अमृत मिशन शहरों में, मेरठ जैसे नगरों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, रोड अच्छे बनाने के लिए, लाइट अच्छी लगाने के लिए, ड्रेनेज की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने एक अमृत योजना बनाई। इस अमृत योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को करीब करीब 7,200 करोड़ रुपया दिया गया। कितना? जरा जोर से बोलिए। 7,200 करोड़। कितना? 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 7,200 करोड़। साल पूरा हो गया। खर्चा कितना किया? 400 करोड़। कितना किया? कितना किया? आप मुझे बताइए, दिल्ली में आपने मोदी को बिठाया, वो 7,000 करोड़ रुपया, 7,200 करोड़ रुपया भेजता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ऐसी सरकार बैठी है कि 400 करोड़ से ज्यादा खर्च करने की उसको समझ नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे निकालने का इरादा नहीं था, लेकिन ये मोदी है। पाई पाई का हिसाब मांग रहा था। हर बारी चीज पूछ रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार का पसीना छूट रहा था। उनको लग रहा था कि मोदी से पैसे तो लेने हैं, लेकिन हिसाब देना नहीं है। वो दिन चले गए। 7,200 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के नगरों के लिए दिल्ली सरकार अपने खजाने से दे और 400 करोड़ से भी ज्यादा खर्च न हो, इससे ज्यादा जनता के साथ धोखा क्या हो सकता है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहता हूं, ये सरकार रुकावट है। ये रुकावट को हटाना है, तब जाकर के विकास की संभावना है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, स्वच्छ भारत में आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ मेरठ के लिए आप सहमत है कि नहीं है? स्वच्छ उत्तर प्रदेश के लिए सहमत है कि नहीं है? ये स्वच्छता का काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर गंदगी जाएगी तो बीमारी जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर गंदगी है तो सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब और मध्यम वर्ग को होती है कि नहीं होती है? तो साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। आपको मैं बताता हूं, भारत सरकार ने सफाई अभियान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को 950 करोड़ रुपया दिया। कितना? कितना? जोर से बोलिए। कितना? 950 करोड़। कितना? कितना? 950 करोड़। और ये 40 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं कर पाए भाइयों। वो पूरी दिन कभी चाचा तो कभी पापा तो कभी चाची तो कभी भतीजा,
कभी मामा तो कभी मामा का साला, तो कभी साले का भतीजा, तो कभी भतीजे की बहू, न जाने कहां कहां क्या हाल करके रखा है उत्तर प्रदेश का, क्या हाल करके रखा है भाइयों बहनों। और इसलिए मैं कहने आया हूं कि दिल्ली सरकार आज उत्तर प्रदेश का जीवन बदलने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन ऐसी सरकार जो रुकावटें डाल रही है, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलना है तो पहले उत्तर प्रदेश की सरकार बदलो, भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। भाइयों बहनों, इन दिनों मैं चाहता हूं हर परिवार को अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आजादी के 70 साल के बाद हर परिवार का अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुख चैन से परिवार जी सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैंने सपना संजोया है, मैंने बीड़ा उठाया है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान के हर इंसान को अपना रहने का घर होगा। ये काम मैंने उठाया। अब राज्य सरकारों को क्या करना था? राज्य सरकारों को सिर्फ लोगों से, इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनसे अर्जी लेनी थी, उसकी छानबीन करनी थी और वो सूची भारत सरकार को भेजनी थी। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती रही कि मकान के लिए लाभार्थियों की सूची दीजिए। भाइयों बहनों, महीनों तक चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। काम करने की तो बात छोड़िए, एक भी नाम नहीं दे पाए। आखिरकार हमने फैसला किया कि भारत सरकार के गांव-गांव में जो कम्युनिटी सर्विस सेंटर है, वहां जो लड़के काम कर रहे हैं उनको बताया जाए कि आप अर्जियां लेना शुरू कर दीजिए। और जब भारत सरकार ने सीधी अर्जियां लेना शुरू कर दिया, हजारों लोग अर्जियां देने लगे, तब उत्तर प्रदेश की सरकार डर गई। उसको लगा ये मोदी तो सीधा काम कर रहा है, लोगों से सीधा पहुंच रहा है। तो फिर सोते हुए जाग गए और सूची तैयार करने लगे। आप मुझे बताइए, क्या 24 घंटे राजनीति करते रहोगे? क्या उठापटक करते रहोगे? किसको गिराओगे, किसको गले लगाओगे, यही करते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, ऐसे लोग पहले परिवार का सोचते थे कि खुद का सोचने लगे, अब सिर्फ कुर्सी का सोच रहे हैं। ऐसे लोगों से उत्तर प्रदेश का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप ये इलाका हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती करने वाला मेरा किसान, मैं श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी उम्मीदवार, उनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहला काम जो लघु एवं सीमांत किसान है, उनका फसल का जो कर्ज है वो माफ करने का वादा ये मेरे उत्तर प्रदेश ने किया है। सरकार बनने के बाद पहला काम करने का वादा किया है और मैं आपको वचन देता हूं, मैं दिल्ली से बराबर देखूंगा कि मेरे किसानों का वादा पूरा किया कि नहीं किया, ये मैं पूरा देखूंगा। हमने दूसरा वादा किया हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उन्होंने कहा है आज गन्ना किसान, इस गन्ना किसान को भाइयों बहनों गन्ना चला जाए, मिल में उसमें से चीनी बन जाए, चीनी खा खा करके लोग मोटे हो जाए, चीनी बेचने वाले मोटे हो जाए, लेकिन मेरा गन्ने का किसान वो तो वैसा ही कि वैसा रह जाए, ये स्थिति अब नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है अब गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा, 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर इरादे नेक हो तो काम पूरा किया जा सकता है। आपको पता है इसी मैदान में मैंने सभा की थी और मैंने गन्ना किसानों को 2014 के चुनाव के पहले वादा किया था कि एक बार दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, गन्ना किसानों के बकाया उस मामले को मैं हाथ में लूंगा और समाधान करूंगा। जब हम दिल्ली में बैठे तब 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया बकाया था। ये 22,000 करोड़ रुपया ये छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। 22,000 करोड़ का भुगतान, आप बताइए किसानों का क्या हुआ होगा? किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले, किसानों के नाम पर यात्राएं करने वाले, किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कारण था कि 2014-15 तक हमारे आने से पहले इन गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपया क्यों बकाया था? कभी उसका तो जवाब दो। भाइयों बहनों, हम आए, एक के बाद एक कदम उठाए और जो 22,000 करोड़ रुपया बाकी था, 99% रकम चुकता करने का काम आते ही करने में हम सफल हो गए थे और गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाले थे। 32 लाख किसानों के खाते में सीधे पैसे डाल दिए, कोई बिचौलिया नहीं रहा, बीच में कोई मिल वाला नहीं रहा, ये सीधा सीधा कर दिया था। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को पूछता हूं, आप जरा बताइए ये चीनी मिलों से आपका क्या रिश्ता है? ये चीनी मिलों से आपका क्या प्यार है? क्या कारण है? ये 6 चीनी मिलें आज भी इस इलाके के गन्ना किसानों को पैसा नहीं देती है और आपकी सरकार चुपचाप बैठी है। क्या कारण है? जरा जवाब दो। मैं गन्ना किसानों को कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार जिसने आपके पैसे दबोच करके रखे, ऐसी सरकार को 1 मिनट मत रहने दीजिए भाइयों, 1 मिनट मत रहने दीजिए। भाइयों बहनों,
उत्तर प्रदेश में भी धान की खेती होती है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होती है। सरकार किसानों से जहां भाजपा की सरकारें हैं, मेरे किसान भाई जरा समझिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां किसान जो पैदावार करता है, जो सरकार खरीदती है, चाहे धान की खरीदी हो, चाहे गेहूं की खरीदी हो, चाहे हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, किसान जो पैदा करता है, करीब करीब 60% से भी ज्यादा सरकार खुद उसको लेकर के किसानों को पूरा दाम देती है। क्या कारण है? क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों से सिर्फ 3% लेती है? 97% किसानों को उनके भाग्य पर छोड़ करके बाजार अगर टूट जाए तो मुफ्त के माल बेच देना पड़ता है। यह पाप उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो स्कैम का खेल चल रहा है उसको पहचानिए, और ये स्कैम का खेल हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में नेस्त नाबूद हो जाए, उसके लिए आप लोगों ने इस चुनाव में अपने वोट का सही उपयोग करके परिवर्तन लाना होगा। भाइयों बहनों, 2014 में जिन लोगों का पराजय हुआ, सत्ता के सपने चूर चूर हो गए, हंग पार्लियामेंट बनेगी तो अपनी दुकान चलेगी, ये जो सोच रहे थे उन सबकी नैया डूब गई। और इसलिए हर चीज का विरोध करना, आप मुझे बताइए साहब, 40 साल से हमारे देश में 40 साल से वन रैंक वन पेंशन, हमारे फौजी भाई बहन वन रैंक वन पेंशन इसके लिए मांग कर रहे थे। ये दिल्ली में कांग्रेस के नेता फौजियों की मीटिंग करते थे, फोटो निकलवाते थे, टीवी पर लाइव शो करते थे, फौजियों को गुमराह करते थे। वन रैंक वन पेंशन के नाम पर 40 साल से झूठ बोला गया। 40 साल तक फौजियों की आंखों में धूल झोंकी गई। भाइयों बहनों, हमने वादा किया था हम हमारे फौजियों को वन रैंक वन पेंशन देंगे, और आज मुझे गर्व के साथ कहना है 11-12 हजार करोड़ रुपयों का बोझ हर वर्ष हिंदुस्तान की सरकार की तिजोरी पर आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले फौजियों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया गया। मैं देश के फौजियों से कहना चाहता हूं, आजादी के बाद आज पहली बार देश में ऐसी सरकार आई है जो फौजियों के लिए जीना मरना भी जानती है, जो फौजी देश के लिए जीना मरना जानते हैं। भाइयों बहनों, आज तक हमने हमारी फौजियों की ताकत को कम आंका, उनकी बहादुरी को कम आंका, और दुश्मन लोग आकर के अंधेरी रात में हमारे फौजियों को मार के भाग जाए और देश के फौजी चुपचाप हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठे रहना पड़ता था।
बगल में बंदूक हो तो भी बंदूक चलाने का उसको इच्छा हो तो भी नहीं कर पाता था। वातावरण ऐसा बना दिया गया था, फौजियों को मारा जा रहा था। भाइयों बहनों, मैंने फौजियों से बात की, समझने का प्रयास किया, उनके मन के इरादे को जानने का कोशिश किया। और जब हमारी फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक की, दुनिया के बड़े बड़े देश अभी अध्ययन कर रहे हैं ये कैसे हुआ। इतना बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की धरती पर जाकर के पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया, पाई पाई का हिसाब। देश की सेना दुर्बल नहीं है, देश की सेना दुर्बल नहीं है। अगर फैसले मजबूत होंगे तो देश की सेना पराक्रम दिखा सकती है। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखा। भाइयों बहनों, आप जानते हैं हमारे देश में नेता लोग दिवाली कहां कहां मनाते हैं, जन्मदिन कहां कहां मनाते हैं, कहां कहां जाते हैं। भाइयों बहनों, जब दिवाली का दिन होता है मैं सीमा पर जाकर के देश के जवानों के साथ दिवाली मनाता हूं। इस दिवाली में मैं चीन की सरहद पे गया था, हमारे सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मना रहा था, चाय पान कर रहा था, उनके साथ गप्पे गोष्ठी कर रहा था। तो एक बड़ी आयु के सरदार मेरे पास आए, बोले साहब मेरा एक काम करिए। मैंने कहा क्या? बोले मेरी उम्र हो गई है, बहुत साल फौज में काम किया, अब निवृत्त होने वाला हूं, तो मुझे लगा कि शायद वो कहेंगे कि निवृत्ति के बाद कुछ मेरे लिए सोचना, या मेरे बच्चे बड़े हो गए उनके लिए सोचना। मैंने उनसे कहा बताइए साहब क्या कहना है आपको, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। देखिए मेरे देश के फौज का मिजाज देखिए। उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। मैंने कहा क्या? बोले मुझे भी पाकिस्तान की सीमा पर ड्यूटी दे दो, एक और सर्जिकल स्ट्राइक का मौका दे दो। निवृत्त होने से पहले मैं मां भारती के लिए कुछ करके जाना चाहता हूं, मुझे मौका दे दो। भाइयों बहनों, जिस देश के पास ऐसी फौज हो, ऐसे फौजी हो, उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन देना हम अपना कर्तव्य मानते हैं, जो कर्तव्य हमने पूरा किया। लेकिन भाइयों बहनों, ये देश का दुर्भाग्य देखिए। देश की सेना के पराक्रम पर भी राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग उस पर भी शक करने लग गए, सेना को सवाल करने लग गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे? अंदर जाकर के किसी को मारा था कि नहीं मारा था? कुछ लोगों को तो इस बात का दुख था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान का कोई जवान मरा ही नहीं। उनको दुख इस बात का था कि मेरे सारे जवान जिंदा वापस आए, इसका दुख था।
क्या ऐसे लोगों को देश की राजनीति करने का हक है क्या? देश का जवान जिंदा क्यों वापस आया, इसकी जिनको पीड़ा होती है, ऐसे लोगों को देश के नाम पर राजनीति करने का हक है क्या? भाइयों बहनों, राजनीति इतनी नीचे ले गए और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज मेरठ की धरती पर यह अनुरोध करने आया हूं, उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, हर खेत को पानी पहुंचाना है, हर नौजवान को हाथ में हुनर देना है, माताओं बहनों को सुरक्षा देनी है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूरी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ लोग बहुत परेशान हैं। टिकटें बेच बेच करके इतने रुपये जमा किए थे, इतने रुपये जमा किए थे, कमरे के कमरे नोटों के बंडलों से भरे पड़े थे। बेईमानी करने वालों ने भी बड़ी बड़ी नोटों के बंडल रखे थे। 8 नवंबर रात को 8 बजे ये 70 साल का जमा किया हुआ माल बैंकों में जाने के लिए मजबूर हो गया। बड़े बड़े लोग रुपये ठिकाने में लगाने में लगे थे, अब परेशान हो रहे। और मैंने कहा था, देशवासियों को कहा था, 50 दिन तक देशवासियों को तकलीफ होगी, 50 दिन के बाद देश को लूटने वालों की तकलीफ शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने कहा था। अब उनको पता चल रहा है कि बैंक में तो जमा कर दिया लेकिन फंस गए। सारा पता चल रहा है कहां से आया कहां गया। बैंक के अफसर जेल जा रहे हैं, बैंक के मुलाजिम जेल जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, जरा जवाब दे कांग्रेस पार्टी, नोटबंदी का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कर्नाटक में उनके एक मंत्री के घर से 150 करोड़ रुपया पकड़ा गया, क्या कारण है? क्या कारण है? अभी तक वो मंत्री बना हुआ है, क्या कारण है उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया? क्या कारण है? ये काले धन वाले खुलेआम घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, देश का चोरी का माल गरीबों के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये लूटा है वो निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? गांव गांव गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब के बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बेईमानी का पैसा गरीबों की भलाई के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं 8 नवंबर को जानता था कि निर्णय सरल नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो सारे मेरे दुश्मन बन जाएंगे, ये मुझे उसी दिन पता था। जिन्होंने लूटा है वो सारे मिल जाएंगे। आज मैं देख रहा हूं ये सारे मिलकर के तूफान खड़ा कर रहे हैं कि मोदी ने हमें लूट लिया, अब मोदी को गिरा के रहेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता को मेरठ की धरती से मैं कहना चाहता हूं, आइए देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए।
दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे साथ हैं आप? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए। ये बदमाश लूट की गई है वो रोकनी चाहिए, लूट का पैसा वापस आना चाहिए। भाइयों बहनों, इस एक काम को मैं करके रहूंगा। मैं आपको बताता हूं, जब तक मैं हूं मैं चैन से बैठूंगा नहीं, और मैं लुटेरों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। कितनी शक्तियां इकट्ठी हो जाए, कितने ही गठबंधन हो जाए, कितने ही मेल मिलाप हो जाए, ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। मोदी रुकने वाला नहीं है। इस बजट में भी देखा आपने, हमने सारा शक्ति मध्यम वर्ग के परिवारों की भलाई के लिए, गरीब वर्ग परिवारों को भलाई के लिए, पूरा बजट 10 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए। कोई सोच सकता है ये काम इस बजट में हमने किया है भाई? और कोई सोचता होगा कि हम बच जाएंगे? अभी भी मैं कहता हूं, जिन जिन लोगों ने लोगों को लूटा है उनको जवाब देना ही पड़ेगा, ये मैं बिल्कुल साफ कहता हूं। मैं सरकार के अधिकारियों को भी कहता हूं कि उनको छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान करने का हक नहीं दिया गया है, और कोई भी व्यापारी को, छोटे व्यक्ति को अगर सरकार का कोई मुलाजिम परेशान करता है, सिर्फ मेरे कान पे लाइए, आपकी रक्षा करने के लिए मैं मैदान में आ जाऊंगा। मुझे बड़े बड़े बेईमानों से लड़ना है, ताकतवर बेईमानों से लड़ना है। मुझे मोहल्ले की कुश्ती नहीं करनी है, मुझे तो बड़े बड़े ताकतवरों को खेल लेना है, तभी सफाई होगी। मुझे ऊपर सफाई करनी है, उस पर मैं लगा हुआ हूं, और इसलिए छोटे छोटे गांव के व्यापारियों को परेशान करना ये मेरी सरकार को मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को काले धन से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को बेईमानों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को माफियाओं से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, देश को जमीन हड़पने वालों से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आशीर्वाद दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। दोनों हाथ बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।